नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे। ये हम जलमार्गों के बारे में बात कर रहे थे कि जलमार्ग क्या है, संसाधनों के बारे में बात कर रहे थे। बायोटिक, एबायोटिक संसाधन। पहले हमने बायोटिक संसाधन के बारे में किया, अब एबायोटिक संसाधन यूटिलाइजेशन कहाँ है उनका। तो हम जलमार्गों के बारे में बात कर रहे थे। एबायोटिक में एक है आपका साउथ अटलांटिक जलमार्ग। जो साउथ अटलांटिक जलमार्ग है वो आपका यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका के देशों को मिलाता है। दक्षिण अटलांटिक का मार्ग आते ही आपको पता हो जाना चाहिए कि कहाँ पे है। नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, यहाँ पे यूरोप हो गया, यहाँ पे अफ्रीका आ गया। तो यहाँ पे तो आपका नॉर्थ अटलांटिक था और यहाँ पे दक्षिण अटलांटिक जो यहाँ से यहाँ के देशों को जोड़ता है। तो कम जनसंख्या, ये एक तो बात ये है कि अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के तटों पर स्थित होने के कारण यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। दूसरा, यहाँ पे ये डेवलप भी कम है, तो इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि आपका दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका वाला है, क्योंकि यहाँ रियो डी जेनेरो, केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के बीच पश्चिम मार्ग पर अधिक व्यापार नहीं होता। दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका दोनों महाद्वीप पास पास एक जैसे संसाधन हैं। किसके पास? दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है और ये दक्षिणी अफ्रीका है, तो इन दोनों के पास सेम रिसोर्सेज है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपके पास गेहूँ ज़्यादा है, यहाँ पे भी आपके पास गेहूँ ज़्यादा है, तो किसी के बीच व्यापार नहीं होगा। व्यापार कब होगा? यहाँ पे गेहूँ ज़्यादा है और यहाँ पे राइस ज़्यादा है, तो यहाँ से ये इनको राइस भेज देंगे, ये इनको वीट भेज देंगे, तो यहाँ पे व्यापार होगा। तो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में इसलिए व्यापार नहीं हो पाता क्योंकि सेम प्रकार के यहाँ पे संसाधन पाए जाते हैं। ब्राज़ील में कैवा, कोको और अर्जेंटीना में गेहूँ, मांस, ऊन इत्यादि आपके औद्योगिक देश में भेजे जाते हैं। अब यहाँ पे कौन सी बंदरगाहें पाई जाती हैं? आपकी लंदन, लिवरपूल, यूरोप की हैम्बर्ग है, किशन की हवाना, ये नॉर्थ में है, और ब्राज़ील के नीचे जेनेरो और ब्यूनस आयर्स आपके अर्जेंटीना में। आपको मैप में देखना है ये लोकेशन कहाँ पे है। महासागर और पेयजल संसाधन। हमारे पास पेयजल संसाधन बहुत कम है, मैंने बताया था कि बूंदों में आप उसको गिन सकते हो, ठीक है, बहुत ही कम मात्रा में है। लेकिन हमारे पास जो ओशियंस में है 71% पानी है महासागरों का, जो कुल जल का 93.3 है। लगभग अपने पास 2 या 2.5% पानी है, जो बाकी हर चीज़ में है। आपके ग्लेशियर में भी आ गया, आपके रिवर में भी आ गया, आपका अंडरग्राउंड वाटर भी आ गया, सारा जितना भी है। तो जो आपका ओशियन वाला वाटर है उसमें 35 ग्राम प्रति घन लवण पाया जाता है। उसको उपचार किए बिना हम सीधे यूज नहीं कर सकते। एक प्रोसेस होती है जिसको डिसैलिनेशन बोलते हैं। डिसैलिनेशन का मतलब होता है उसका सॉल्ट निकालना, उसकी गंदगी निकाल के उसकी को पीने या खाने, जो पीने योग्य पानी बनाना, यूज़ के योग्य बनाना। इंडिया में बहुत सारे जो 7,535 डिसैलिनेशन संयंत्र लगाए गए हैं। अपने यहाँ जब गुजरात में आपके ये आए थे, क्या नाम था भाई, एक मिनट, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति थे, ठीक है, वो जब आए थे तो वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे डिसैलिनेशन का संयंत्र एक बहुत बड़ा लगा था, ताकि गुजरात एक तटीय क्षेत्र है, उसको पीने के लिए पानी मिल सके। महासागर और राजनीति। महासागर और राजनीति का क्या संबंध है जान लेते हैं, क्योंकि जितने भी महासागर हैं, एक आपके मैकेंडर थे जिन्होंने सिद्धांत दिया था, हार्टलैंड सिद्धांत थे, ठीक है। उनका कहना था कि जो हृदय स्थल यूरेशिया के मध्य भाग पे काबू करेगा वो यूरेशिया पर राज करेगा, और जो यूरेशिया पे राज करेगा विश्व द्वीप, यूरेशिया प्लस अफ्रीका पे राज करेगा, और जो द्वीप को काबू रखेगा वो पूरे संसार पे राज करेगा। कहने का मतलब है जिसका आपकी वाटर बॉडी पे राज आ जाता है तो वो लगभग पूरे क्षेत्रों में राज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है महासागरों से हमें बहुत प्रकार के संसाधन मिलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं, उन संसाधनों का कोई गलत इस्तेमाल न कर सके। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बड़े राष्ट्र स्मारक की दृष्टि से इन द्वीपों पर अधिकार जमा रहे हैं, लेकिन भविष्य निधि से देखा जाए तो अनेक संकटों को हम जल क्रांति हुई और संसाधन हुए, प्रदूषण से मुक्त करके महासागरों पे, समुद्री जीवों पे संरक्षण करके हम महासागरों की तरफ उन्मुख हो सकते हैं। स्थायी जल संसाधन एक तो होते, पृष्ठीय जल संसाधन एक है आपके स्थलीय जल संसाधन। पृष्ठीय जल संसाधन में आपके कौन कौन से आ जाएंगे? आंतरिक जल भी कहते हैं। पृष्ठीय जल संसाधन जैसे नदियाँ आ गई, झीलें आ गई,
तालाब आ गए, दलदल भूमि आ गई, ये आपके पृष्ठीय जल संसाधन है। पृष्ठीय का एक तो इम्पोर्टेंट है कि भी उच्चावच रिलीफ ढाल समतल भूमि की रचना पृष्ठीय जल संसाधनों द्वारा ही होती है। जब आप लैंडफॉर्म पढ़ा था आपने जियोमोर्फोलॉजी में, उसमें पढ़ा होगा कि कैसे आपकी एक रिवर फीचर बनाने में अहम भूमिका निभाती है। जीवन धारण हेतु, जलराशियों को प्राप्त करने हेतु भी एवं स्थलीय जो जन संसाधन होते हैं, जनसंख्या के वितरण में धनात्मक से संबंध है। धनात्मक से संबंध का मतलब है जहाँ पे आपके पास पृष्ठीय जल या स्थलीय जल जहाँ भी पाया जाएगा वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाएगी। हड़प्पा सभ्यता है, मोहनजोदाड़ो सभ्यता है, जितनी भी सभ्यताएं हैं लगभग पानी के पास ही पाई गई हैं। ठीक है, एक मिनट में। उसके बाद है जल और स्थल के वितरण के संदर्भ में, एक मिनट, ये पॉइंट नहीं हुआ है आपका, हाँ ये वाला पॉइंट है। अब है स्थलीय जल केवल भोजन के रूप में मछलियाँ जैसे संसाधन जो भी प्राप्त करती है नवीकरणीय योग्य संसाधन है। और पानी मैंने पहले ही बताया था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल संसाधन है, इसे आप बार बार रीयूज कर सकते हो। बल्कि तापमान की क्षमता को बदलने में, जैसे आपके तटीय क्षेत्र जहाँ पे भी हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे आपके टेम्परेचर को ज़्यादा नहीं बढ़ने देता, मेंटेन करके ये रखता है। प्राकृतिक सौंदर्य में भी अहम भूमिका निभाता है। उसके बाद नदियों के जल में प्राकृतिक सीमाओं के निर्धारण में, जैसे कोई नदी दो देशों के बीच में बहती है तो उसको प्राकृतिक सीमा बन जाती है। जैसे यहाँ इंडिया में आपके हिमालय है, माउंटेन भी प्राकृतिक सीमा आपके बनाते हैं। पृष्ठीय जल संसाधन के स्रोत, आपके पृष्ठीय जो जल संसाधन के स्रोतों में कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम असमानता पाई जाती है। वायुदाब और पवन तंत्र उसको निर्धारित करता है। वायुदाब किस पे निर्धारित होता है? तापमान पे। मान लिया हाई टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे प्रेशर लो होगा, और टेम्परेचर क्या है आपका लो है तो फिर प्रेशर क्या हो जाएगा आपका हाई हो जाएगा। विंड कहाँ चलती है? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। तो ये क्या करती है, जहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा मिलेगा तो वहाँ पे रेनफॉल आपकी करेगी। वर्षा की मात्रा को निर्धारित ये करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे है आपके वायुदाब कटिबंधों के बाद है आपके उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ज़्यादातर जो बारिश होती है आपके उष्ण कटिबंधों में होती है। जल स्थल निर्धारित करता है कि बारिश कहाँ होगी। पर्वतों का जब अवरोध होता है, जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि ये इंडिया है, ये इंडिया पे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे ओशियन है। ओशियन से जब यहाँ पे पवनें चलती हैं तो यहाँ पे आके पवनें ऊपर उठती हैं, ऊपर उठकर ठंडी होके तेज़ बारिश करती हैं। तो ये विंड वर्ड साइड होती है। कौन सी? विंड वर्ड साइड। और ये कौन सी होती है? लीवर्ड साइड होती है। ये छाया क्षेत्र भी, रेन शेडो क्षेत्र इसको बोला जाता है, क्योंकि जब ये नीचे उतरती हैं तो नीचे उतरने के बाद प्रेशराइज होती हैं और गर्म हो जाती हैं। इवेपोरेशन की ख़त्म, इनके पास आर्द्रता कम होती है जिससे यहाँ पे रेनफॉल नहीं कर पाते। जल स्थल के वितरण के बाद आपके तटीय क्षेत्रों से दूर जाते जाते बारिश कम होती जाती है। पवनों का स्वभाव भी है कि वो वहाँ की वर्षा को प्रभावित करती है। जहाँ पे पवनें गर्म क्षेत्रों से आएंगी वो आर्द्रता को लेकर आएंगी तो वहाँ पे ज़्यादा होगी, और दूसरे क्षेत्रों में शुष्क होती हैं पवनें, वहाँ पे आपकी रेनफॉल कम होती है। उसके बाद पर्वतीय क्षेत्रों का अवरोध का पवन बीमुखी और पवन विमुखी का एग्जाम्पल मैंने पश्चिमी घाट का अभी अभी आपको दिया है। पवनों की दिशा होती है, एक आपकी पछुआ पवनें होती हैं, ठीक है, पछुआ पवनें, एक आपकी पूर्वा पवनें। पूर्वा पवनें ईस्ट से चलती हैं और पछुआ पवनें वेस्ट से चलती हैं। इनको वेस्टर्ली भी कहा जाता है और इनको ईस्टर्ली भी कहा जाता है। जिस डायरेक्शन से पवनें आते हैं उसी डायरेक्शन पे उसका नाम लिखा होता है। मान लिया यहाँ कॉन्टिनेंट और यहाँ ओशियन है तो ये आपके किसके पूर्वी हिस्सों पे ज़्यादा बारिश करेंगी। कौन सी? पूर्वी पवनें। जो पश्चिमी पवनें हैं ये कॉन्टिनेंट है और ये यहाँ से जा रही हैं, यहाँ पे ओशियन है, तो ये पश्चिमी क्षेत्र हैं उन पे ज़्यादा बारिश करेंगे। 200 सेंटीमीटर वाले जो आपके क्षेत्र हैं, 200 सेंटीमीटर जहाँ पे बारिश होती है वो शीत या शीत कटिबंध पश्चिम और पवन विमुखी, वहाँ पे तेज अच्छी रेनफॉल पाई जाएगी। शोषित देश से निकटवर्ती प्रदेश जो जहाँ पे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, 50 वाले उष्ण कटिबंध के भीतरी भागों में होगी। 25 से 50 वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो जैसे जो वेस्टर्न घाट है उसके पूर्वी हिस्से पे। जो प्रदेश अनुसार आपका वितरण बदलता रहता है। पवनों द्वारा, समुद्रों द्वारा, अलग अलग चीज़ों द्वारा, तापमान द्वारा, वायुदाब द्वारा आपकी रेनफॉल निर्धारित की जाती है। महाद्वीप के अनुसार वर्षा का वितरण अलग अलग होती है। सभी महाद्वीप एवरेज रेनफॉल दृष्टि शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आते हैं। कहीं पे आर्द्र है, कहीं पे शुष्क है, कहीं पे अर्ध शुष्क है। अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया सबसे कम है जहाँ रेनफॉल सबसे कम पाई जाती है 7.5 सेंटीमीटर, और दक्षिण अमेरिका सबसे अधिक है जहाँ
आपकी 44.2 सेंटीमीटर रेनफॉल पाई जाती है। ये आपका बता रखा है अर्धशुष्क कौन सा होगा, शुष्क जहाँ 25 से कम हो, अर्धशुष्क जहाँ 30 हो, उपादर जहाँ 20 हो, और उसके बाद आदर, ये आर्द्रता के अनुसार इसको बांटा हुआ है। एक मिनट भाई। उसके बाद है महाद्वीपों की औसत रेनफॉल, इसमें दिखा रखी है 44 सबसे ज़्यादा कहाँ है आपकी दक्षिण अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में 31, उसके बाद यूरोप में 26 और सबसे कम ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में 16, अफ्रीका में 20, यूरोप में 26। तो दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा रेनफॉल पाई जाती है। भूतल पे जो रेनफॉल होती है नदियों द्वारा, भूतल पे ऊपर ताल होते हैं, तलिया होते हैं, झील होते हैं आदि, ये रिवर दे रखे हैं मिसिसिपी, मिसौरी, नील नदी, वोल्गा नदी, डैन्यूब, ब्रह्मपुत्र, जो मेन रिवर हैं उनका कितना कैचमेंट एरिया है, प्रमुख नदियों की लंबाई यहाँ पे दे रखी है। दो क्षेत्र हैं, एक आपकी अमेजोन रिवर है, एक आपकी मिसिसिपी मिसौरी है, नील नदी। जो मिसिसिपी मिसौरी है वो 4120 है, और मिसिसिपी मिसौरी 6000, जो सेकंड नंबर पे 6680 है। नील नदी है जो 5793 है। इनको अक्षेत्र या कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग भी, जैसे आपका अमेजोन है, अमेजोन बहुत बड़ी नदी है जो अक्षेत्र के अनुसार काफ़ी अक्षेत्र में प्रभावित होती है। उसके बाद है घरेलू उपयोग। घरेलू उपयोग के लिए भी बहुत सारा आपको साफ़ सफाई के लिए, खाना के लिए, जो प्रति व्यक्ति जल की उपयोगिता है अलग अलग पाई जाती है। आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। एशियाई देशों की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका में ज़्यादा है 100 गुना ज़्यादा अपने वहाँ पे पानी का कंजप्शन काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज है, औद्योगिक क्षेत्रों की बात करते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में आपके जो स्थानीयकरण को प्रभावित करती हैं, ये जहाँ पे आपके भाप से, जैसे इंजन चलाने के लिए, संघनन के लिए, रसायनों को घोलने के लिए, जहाँ पे आपके औद्योगिक क्षेत्र होंगे वो लगभग उसी क्षेत्र में लगाए जाएंगे जहाँ आपके पास पानी की अवेलेबिलिटी होगी नदियों के आसपास। जैसे आपके वस्त्र औषधि में, या फिर वस्त्रों को रंगने के लिए, अल्कोहल निर्माण के लिए जल की ज़रूरत हर प्रकार के उद्योग को होती है। सिंचाई के लिए भी हमें पानी की आवश्यकता होती है, कि इसमें दे रखा कि इस्पात उद्योग के लिए पानी की कितनी आवश्यकता होती है, रेयन के लिए कितनी, सल्फाइड के लिए कितनी, लकड़ी के लिए कितनी, सिंचाई के लिए भी हमें आवश्यकता होती है। एक तो वर्षा की प्रकृति द्वारा निर्धारित होती है, जहाँ पे वर्षा सही टाइम पे आती होगी, ज़्यादा आती होगी, वहाँ पे आपकी कम आवश्यकता होती है। फिर भोजन और कच्चा माल, हमारी जो पॉपुलेशन है कंटिन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और वो हमारी पॉपुलेशन को पोषण देने के लिए हमें कंटिन्यू हमारे कच्चे उद्योगों को बढ़ाना है, भोजन को बढ़ाना है। तो प्रमाणित खाद, बीज और उर्वरकों को बढ़ाने के लिए हमें जल की आवश्यकता है। जल की हानि क्या है, बहुत ज़्यादा तापमान होने की वजह से, जहाँ पे पानी आपका पृष्ठीय जल ज़्यादा होगा, मान लिया यहाँ पे पानी है और यहाँ पे पानी है, इसकी इवेपोरेशन ज़्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, या पानी ज़्यादा उड़ेगा। भले ही गहराई में चाहिए कुआं हो, पानी इसके अंदर ज़्यादा हो, लेकिन इवेपोरेशन ज़्यादा होगी। जहाँ पे आपकी कंटिन्यू गर्मी ज़्यादा है, एक मिनट, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है और पानी आपके पास अवेलेबल है, तो वहाँ पे अगर हाई टेम्परेचर है तो पानी आपका बहुत सारा ख़राब हो जाता है, इवेपोरेटेड फॉर्म में चला जाता है। फसलों के लिए कुछ फसलें हैं जैसे चावल, गन्ना, पटसन, इनको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। मिट्टी की प्रकृति पर निर्धारित होता है, जैसे काली मिट्टी है, काली मिट्टी पानी को काफ़ी लंबे टाइम तक सोख पाती, तो उसको बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। बलुई मिट्टी है तो वो जल्दी से पानी को सोख लेती है और सूख जाती है। मूसलाधार वर्षा क्या है, जहाँ पे बारिश बहुत तेज़ होगी, मूसलाधार होगी, वो बारिश हमारे काम की नहीं है, वो पानी अंदर रिस नहीं पाता है, ज़मीन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, वो परकोलेट होके आपका फैल के इधर उधर चला जाता है। जो पानी रिस नहीं पाएगा वो क्या है, हमारे काम का ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उससे हमारी अंडरग्राउंड वाटर टेबल नहीं बढ़ पाएगी। शुष्क, अर्ध शुष्क सिंचित क्षेत्र, ये आपके वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर, इससे भी कम हो तो यदि इन क्षेत्रों की सिंचाई की सुविधा मिल जाए तो यहाँ कृषि उत्पादन बढ़ सकता है। अफ्रीका के एग्जाम्पल है मिस्र नदी का डेल्टा, यहाँ सूडान की 20% कृषि सिंचाई के द्वारा उपलब्ध होती है। ईरान का अलबुर्ज पर्वत, बहुत सारे क्षेत्र विश्व में ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी सिंचाई क्षेत्रों के कारण ही वहाँ पे आपके उद्योग, आपके कृषि बढ़ पाती है। मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, यहाँ पे भी शुष्क क्षेत्रों की सिंचाई की सहायता से चाय, चुकंदर, कपास आदि उगाया जाता है। सिंचाई की सुविधा जहाँ होगी, चाहे वो राजस्थान हो, जैसे इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान में पहुँचने के बाद अच्छी रेनफॉल, अच्छी आपकी वहाँ पे फसलें उगाई जाती हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि सिंचित क्षेत्र कहाँ हैं विश्व के ज़्यादा, यहाँ पे आपके सिंचित क्षेत्र ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पे या इन क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्र बहुत कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिम भाग मरुस्थलीय है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पश्चिमी भाग मरुस्थलीय है, जहाँ पे आपके कृषि की भौगोलिक कृषि के अनुकूल है, तो यहाँ पे
आपके जो आइस से ढके हुए हैं रॉकीज एंड सिंचाई तंत्र विकसित किया गया है। वर्षा ऋतु की अल्पावधि यहाँ पे पाई जाती है, लेकिन फिर भी आपके अल्पावधि होने के बावजूद अगर आपकी डेवलपमेंट है, सूखा से कैसे लड़ना है आपको, वो आपका जो पानी जहाँ पे ज़्यादा है कम पानी वाले क्षेत्रों को कैसे भेजना है, ये आप निर्धारित कर सकते हैं। जहाँ पे आपके पानी अवेलेबल है वहाँ पे आप एक साल में 3 फसलें भी उगा सकते हैं। ये आपकी सिंचाई की डेवलपमेंट पे निर्भर करता है। जैसे भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र है, वहाँ शीत ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु भी होती है। सूखा बीतता तो इन जलवायु प्रदेश सिंचित क्षेत्रों के एग्जाम्पल हैं, जहाँ पे सिंचित क्षेत्र चाइना का जैसे हुआंग हो गया। तो ये इंडिया का सिंचित विश्व की कुल सिंचित भूमि का कितना प्रतिशत है यहाँ पे दे रखा है। चाइना का 29 काफ़ी है, और भारत का उसके बाद 19 है, संयुक्त राज्य अमेरिका का 9 है, सोवियत संघ का 8 है, पाकिस्तान का 7 है। तो अलग अलग देशों का जो सिंचित क्षेत्र है अलग अलग पाया जाता है, वो वहाँ की सिंचित क्षेत्र के ऊपर डेवलपमेंट पे निर्धारित करता है। बात की हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी नदियाँ आपके जलोढ़ मैदान है जो पंजाब हरियाणा, यहाँ पे पेरिनियल रिवर पाई जाती हैं, और नलकूपों द्वारा कुओं द्वारा अच्छे नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। चावल उत्पादक जो देश है वहाँ पे सिंचाई अच्छी मिलती है, वियतनाम, ताइवान, कंबोडिया, फिलीपाइन आदि। जो औद्योगिक जो आपके भूमध्य सागर के देश हैं सिट्रिक फ्रूट वाले भी कहा जाता है, इनमें स्पेन, फ्रांस, यूनान, इटली इत्यादि है। यहाँ सिट्रिक फ्रूट या रसदार फ्रूट है जो पैदा किए जाते हैं। वाष्प शक्ति क्या है, आपके पानी से भाप बना के उसको इंजन चलाना, भाप वाला इंजन ने काफ़ी डेवलपमेंट लाई। उसके बाद टरबाइन से ऊपर से ये पानी गिर रहा है, और यहाँ टरबाइन है, जितनी ऊंचाई से पानी, जितने फोर्स से पानी गिरेगा उतनी आपकी ये जो एनर्जी है उसको यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगा। अब ये आपकी जल विद्युत के लिए एक तो जल की मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए, ऊंचा नीचा क्षेत्रों, ऊपर से पानी गिरेगा, जलप्रपात जिसको वाटरफॉल नेचुरल होगा, तो आपके पैसे नहीं लगेंगे, नेचुरल आपको कंडीशन मिल जाएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। बिजली की मांग पास होनी चाहिए। मान ली यहाँ पे आपने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और ये एरिया है, आपके बाखड़ा नांगल पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, और वो दिल्ली तक जब पहुँचती है तो उसमें 15% इलेक्ट्रिसिटी कम हो जाती है। तो पास क्षेत्र होने चाहिए, पूंजी गहन क्षेत्र होने चाहिए, आपकी टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, विकल्पों का अभाव नहीं होना चाहिए। उसके बाद संभावित जल शक्ति कहाँ पाई जाएगी, आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे ज़्यादा जो है आपके अफ्रीका में पाई जाती है। अफ्रीका में एक बहुत सूटेबल कंडीशन है, वहाँ पे नेचुरल जो जलप्रपात है, नियाग्रा हो गया, जिम्बेजी हो गया, जोन्सबर्ग हो गया, विक्टोरिया होगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से डेवलपमेंट की जा सकती है। भारत के हिमालय क्षेत्रों में साउथ इंडिया में भी अच्छी पाई जाती है, जहाँ पे आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। मत्स्य उद्योग हो गया आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस का वोल्गा डाउन डीपर, भारत का गंगा सतलुज महानदी, चाइना का युवांग हो गया, दक्षिण अफ्रीका का एशिया होगा। आंतरिक मत्स्य क्षेत्र जहाँ पे भी आपकी पानी ज़्यादा पाया जाएगा, कोल्ड और वार्म होंगी, या मतलब जहाँ पे भी आपकी रिवर्स ज़्यादा है वहाँ पे आपकी मत्स्य क्षेत्र अच्छे पाएंगे। आंतरिक जलमार्ग वो जलमार्ग होते हैं जहाँ पे 12 मासी या सतत वाहिनी नदियाँ होती हैं। जब पानी का चौड़ाई और आपकी मात्रा ज़्यादा होती है तो चट्टानें वहाँ पे आपके अच्छे से आंतरिक जलमार्गों का प्रयोग किया जा सकता है। एक तो वहाँ पे चट्टानें या माखन नहीं होने चाहिए, एक प्रपात नहीं होने चाहिए, ताकि नौका या स्टीमर का निर्बाध तरीके से चला जा सके। एक तो बात एक इनकी ये सुविधा है कि भी इनके रख रखाव की ज़रूरत नहीं होती। जमने न जम पाए तो यातायात रुकता ही नहीं है। ये तलजट या कीचड़गाद इत्यादि से मुक्त होना चाहिए। मौसम साफ होना चाहिए। घटने बढ़े परिवार में कोई कठिनाई नहीं होती। आंतरिक जलमार्गों के गुण हैं, पहला तो अवगुण करते हैं। इसमें क्या है, अगर ये शीतकाल में जम जाए तो यहाँ पे हम नहीं जा पाते हैं। दूसरा, तलजट कीचड़ जमना नहीं चाहिए। अगर ये जम गया तो भी आपका समुद्री यातायात क्या है उसको अच्छे से अंतस्थलीय यात्रा तो को नहीं जोड़ा जाएगा। उसके बाद जल की मात्रा घटने बढ़ने पर कठिनाई आती है। जल कम हो जाता है तो वहाँ पे चलाना मुश्किल हो जाता है। इन लोगों का जल पूरा होना चाहिए। गुण ये है कि भाई इनको खर्च नहीं है। कोयला, ऐस, लकड़ी आदि को जो बल्कि प्रोडक्ट है एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाया जा सकता है। रेल मार्ग या सड़कों के कंपैरिजन में काफ़ी आसान है। घने वनों और नदियों की परिवहन का एकमात्र साधन है। जहाँ पे बहुत सारे वन होते हैं तो वहाँ पे नदियों के द्वारा परिवहन आसान हो जाता है। अंतस्थलीय जो जलमार्ग है उनका दोष है कि एक तो ये अत्यंत धीमी गति से होते हैं, व्यापारी इनमें इंटरेस्ट नहीं ले पाते हैं। नौका द्वारा नदियों को परिवहन विशेष लाभ नहीं उठाया जा सकता। वो बात अलग है कि आपके जो जल परिवहन होता है समुद्रों में शिप द्वारा किया जाता है। रखरखाव से इसके परिवहन की लागत बढ़ती है क्योंकि तलजट को बार बार निकालना पड़ता है सेडिमेंट्स को। कम पूंजी और बड़े अवैज्ञानिक रखरखाव के कारण अब ये
ओवरलोडिंग या जर्जर हो चुकी है तो अभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन अंतस्थलीय जो जलमार्ग है फ़ोन में कुछ हैं जहाँ पे पाए जाते हैं। यूरोप के आंतरिक मार्ग हैं, जैसे राइन नदी है, एल्ब नदी है, वेजर नदी है, सीन नदी है, इनमें आज भी आपके इनके द्वारा व्यापार किया जाता है। राइन विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक नदी है, इसके द्वारा भारी उद्योगों का भी वो किया जाता है, यहाँ पे व्यापार किया जाता है। डैन्यूब नदी है, शानदार नमूना है ये भी नेविगेशन का। राइन से भी अधिक यातायात अपेक्षा कम है, लेकिन फॉरेस्ट से निकल के ऑस्ट्रिया गया, रोमानिया, बुल्गारिया तक ये वोल्गा और डान भी यहाँ पे एग्जाम्पल हैं। वोल्गा मास्को नहर रूस की राजधानी क्षेत्र से इसको जोड़ा गया है। रूस की नदियाँ ओब और येनेसी ये भी अधिकांश महीने ठंड से जमी रहती हैं, लेकिन फिर भी इनसे यातायात किया जाता है। एशिया के आंतरिक में चाइना और भारत में इतना डेवलप नहीं है। यहाँ की आपकी चाइना की यांग सी क्यांग और भारत में है आपकी जो जल परिवहन है उसमें एक तो आपकी है हुगली मार्ग गया था, हमने हुगली किया था, महानदी का, गोदावरी का, कृष्णा का, गोदावरी और गंगा का। उसके बाद है नेक्स्ट पेज है महान सेंट जिल लॉरेंस उत्तरी अमेरिका के मार्ग। उत्तरी अमेरिका के जब यहाँ पे देखोगे तो उत्तरी अमेरिका के आपके मिसिसिपी नदी है, मिसौरी नदी है, प्लेट नदी है, लाल नदी है, अस्कांस नदी है, मिसिसिपी नदी है, मिशिगन, ओहियो, ये बहुत सारी झील महान झीलें इनमें पाई जाती हैं। यहाँ पे संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि, वन, खनन क्षेत्र, स्थलीय मार्गों से या जलमार्गों से इन महान झीलों से इनको जोड़ा गया है। ह्यूरन झील होगी, सू झील होगी, इरी झील होगी, ये यहाँ पे हैं ह्यूरन, सू और इरी झील। जो मिसौरी जलमार्ग है मिनियोपोलिस तक आता है, यहाँ आंतरिक भागों का मैक्सिको तक, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका, अमेजन, अफ्रीका आदि इम्पोर्टेंट है। तो बहुत सारे हैं ऐसे ही जलमार्ग जहाँ से आपके किया जाता है। उसके बाद है मैनोस तक जाता है, इक्विटोक्स तक जाता है, जलप्रपात, सोपानी, दक्षिण अमेरिका का पुराना परग्वे हो गया, सेंटेफे हो गया, ये सिर्फ नाम दे रखे हैं और कौन कौन से मार्गों को जोड़ते हैं। कुओं के बारे में आप देख लेना कि पक्के कच्चे कुएँ जहाँ पे अस्थायी जल होता है, पक्के कुएँ जहाँ पे स्थायी जल होता है, नलकूपों को खोदकर लगाया जाता है। कुओं नलकूपों के द्वारा साउथ इंडिया में सिंचाई की जाती है। जलोढ़ के मैदानों में इनको खोदना आसान है। इनके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, ये थोड़ा सा पार्ट है जो आपको खुद कर लेना क्योंकि इसके बारे में आप जानते हो। ठीक है। आर्टिजन वेल क्या होते हैं? आर्टिजन वेल आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं जो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं, जिनमें ग्रेट बेसिन हो गया, इनमें खुद ही पानी फूट के जैसे बाहर निकलता है, ऐसे आता है। ये मेनली आपके ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है। आर्टिजन वेल भूपृष्ठ का कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ एक विशेष प्रकार के कुएं होते हैं जिसको हाइड्रोस्टेटिक फोर्स कहते हैं, अपने आप पानी निकलता है। इनका निकास न तो मनुष्य द्वारा खोदे गए छिद्रों से होता है, ऐसे पाताल कोड जो कुएं हैं सबसे ज़्यादा अर्टवाइज नाम से खोदे गए जिनको आर्टिजन वेल के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, बाकी का कल करेंगे संसाधनों के बारे में, लो एस के बारे में। ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।